हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। मैं हूं सृजल। मैं एक नर्सिंग स्टूडेंट रहा हूं, तो मैंने जो भी प्रॉब्लम्स फेस की अपने कॉलेज लाइफ के टाइम में पढ़ाई से रिलेटेड या फिर और भी किसी चीज़ से रिलेटेड, तो वो सारी बातें मैं आपसे यहाँ पे शेयर करता हूं और जो भी मैं कर सकता हूं जितना भी उतना मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो इसी सीक्वेंस में आज हम लोग जीएनएम का जो प्रीवियस ईयर पेपर है यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का जीएनएम फर्स्ट ईयर, ठीक है। पिछला वीडियो मैंने बनाया था सेकेंड ईयर का, ये फर्स्ट ईयर का पेपर है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। ओके, एनाटॉमी फिजियोलॉजी। ओके, तो ये पेपर रहेगा। आज हम लोग इस पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आप क्वेश्चन पेपर्स को भी सिर्फ सॉल्व कर लेते हो ना, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर कुछ आप 5 से 10 साल के पेपर भी सॉल्व कर लेते हो अच्छे से और उसको समझ लेते हो, तो आप अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए इस पेपर को हम लोग देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये है हमारा पेपर, ठीक है। तो आप इसको देख लो। पहले थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पेपर कब का है देख लो आप लोग। यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का पेपर है, जून 2024 का। अभी रिसेंटली ये पेपर आया हुआ है, तो ज़्यादा पुराना भी नहीं है, तो आप पैटर्न को अच्छे से समझ सकते हो। तो ये किस सब्जेक्ट का है? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, जो कि आपका फर्स्ट ईयर का मेन सब्जेक्ट होता है, ठीक है। बाकी आपको एग्जाम का टाइम कितना मिलता है? 3 आवर्स का मिलता है। मैक्सिमम मार्क्स आपके इस पेपर में कितने होते हैं? 75 मार्क्स का होता है, ठीक है। जिसमें से 5 नंबर का क्या होता है? टिक द करेक्ट ऑप्शंस होते हैं, जिसमें आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे। फिर उसके बाद 5 नंबर का राइट एंड रॉन्ग रहता है, एंड देन फिर 5 नंबर का आपका फिलिंग द ब्लैंक्स होता है। तो ये टोटल क्या होता है? एक एक नंबर की क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक अच्छा स्कोर बिल्ड कर लेते हो, यहाँ पे आप जितना हाई स्कोर करोगे उतना ज़्यादा आपके मार्क्स जो होंगे पूरे ओवरऑल पेपर में अच्छे आएंगे। क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही अच्छा लिखोगे, अगर आपके मान लो 15 में से 12 क्वेश्चन सही रहते हैं, तो एग्जामिनर के ऊपर एक आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो उसके बाद अगर आपने थोड़ा गड़बड़ भी किया होता है तो भी आपको पास कर दिया जाता है, ठीक है। बाकी ये क्या रहते हैं देख लो, शॉर्ट आंसर्स रहते हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 6 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट रहता है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो होते हैं वो आपको 6 दिए जाते हैं, जिनमें से आपको वो भी 4 ही करने होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इन पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस पेपर के यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कट करके जो है एक एक क्वेश्चन को रखा है। पहला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या रहता है? टिक द करेक्ट ऑप्शंस, तो वो रखा है मैंने, आप लोग देखना, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आया था, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टीटी इंजेक्शन। टीटी इंजेक्शन एंड टीटी का फुल फॉर्म क्या रहता है? टिटेनस टॉक्सॉइड, ठीक है। एक मिनट अच्छे से लिख देता हूँ, टिटेनस टॉक्सॉइड होता है, ठीक है। टिटेनस टॉक्सॉइड, तो ये इसका क्या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है? तो ये आईएम दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर, ठीक है, मसल्स के अंदर। मोस्टली कहाँ पे दिया जाता है? तो डेल्टॉइड मसल्स में, हमारे जो अपर आर्म में दिया जाता है। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सबको याद होता है, 120 दिन का होता है, ठीक है, 120 डेज। लार्जेस्ट बोन इन ऑफ द बॉडी इज, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, आपको बॉडी के अंदर सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी हमारी थाइज वाली होती है, जिसका क्या नाम होता है? आप लोग बताओ। हाँ, तो इसका नाम होता है फीमर। नेक्स्ट है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज, तो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है? यहाँ पे देख लो, अगर स्किन ऑप्शन में है तो स्किन को ही टिक करना है। स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। अगर यहाँ पे बात की जाती लार्जेस्ट ग्लैंड की, तो हम लिवर को टिक करते, ठीक है। या फिर स्किन ऑप्शन में नहीं होता तो भी हम लिवर को टिक करते,
मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है हमारी बॉडी की, तो वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि हाइपोथैलेमस होता है, तो हाइपोथैलेमस क्या रहता है, इट इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर है, ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। मास्टर ग्लैंड कौन सी है, पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग जाते हैं, जो कि होगा राइट एंड रॉन्ग, यानी कि ट्रू फॉल्स, सिंपली जो आप बचपन से बोलते आए हो वही बोलो। रेबीज इज अ जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज ऐसी डिजीज होती है जो कि जानवरों से फैलती है, ठीक है, एनिमल्स के थ्रू जो फैलती है उसे हम जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। तो रेबीज क्या होता है, ये एनिमल्स के थ्रू फैलता है, जैसे कि डॉग बाइट में ज्यादातर क्या होता है, नॉर्मली रेबीज होता है, या फिर चिंपैंजी की बाइट की वजह से भी, और आपका, ठीक है, इन सब की बाइट की वजह से ही रेबीज होता है। मेनली क्या होता है, डॉग की वजह से होता है, तो इसके लिए आपको एंटी रेबीज वैक्सीन लगवानी होती है, ARV लगवानी होती है, आपको TT लगवाना होता है, तो उससे बचने के लिए, ठीक है। और ये क्या होती है, अगर ये किसी को हो जाती है, रेबीज के अगर सिम्टम्स आने लग जाते हैं किसी पर्सन को, तो उसके सरवाइव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, आप मान सकते हो ना के बराबर होते हैं। 99% चांसेस रहते हैं कि रेबीज अगर हो गया है पेशेंट को तो वो उसकी डेथ होनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फिजियोलॉजिकल नहीं, फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो फिजियोलॉजी क्या होती है, फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, फंक्शनिंग को पढ़ते हैं, ठीक है, जो फंक्शनिंग होती है हमारी ह्यूमन बॉडी की उसके बारे में हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। स्ट्रक्चर हम कहाँ पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर को हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं। तो ये क्या हुआ, ये गलत हो गया, फॉल्स। पहला क्या था, ट्रू था। नेक्स्ट है एनाफेज इज द फोर्थ फेज ऑफ माइटोसिस। नहीं, एनाफेज क्या होता है, हमारा थर्ड स्टेज होता है माइटोसिस का, तो ये भी फॉल्स है। oculomotor nerve is the third cranial nerve। तो oculomotor nerve थर्ड cranial nerve होती है। आपको इसका पूरा सीक्वेंस याद होना चाहिए। अगर आपको ये सीक्वेंस नहीं याद होता, याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो एक सिंपल सी ट्रिक मैंने डाल रखी है ऑलरेडी, मेरे चैनल पे है, वो वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है, ट्रिक टू रिमेम्बर क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया, उससे क्या होता है, ओनली वन ऑफ, ठीक है। तो ओनली से क्या होता है, हमारा ऑप्टिक नर्व होती है, देन ओ से हमारा क्या होता है, और सेकंड ओ से क्या होता है, ठीक है, तीन ओ लगातार होते हैं। ओनली वन ऑफ द टच ऑलवेज फील्स वेरी गुड विजन एंड हैप्पीनेस। तो पहली होती है ऑल्फैक्टरी, देन ऑप्टिक, हाँ ठीक है, पहली ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, सॉरी, ठीक है, ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, देन ऑप्टिक नर्व होती है, देन फिर ऑकुलोमोटर होती है, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर की क्रेनियल नर्व होती है, तो यहाँ पे भी यही दे रखा है, ये थर्ड नंबर की होती है, ठीक है, तो ये ट्रू है। There are 87 bones in the axial skeleton of child। तो axial skeleton कौन सा होता है, जो हमारा सेंटर का पार्ट होता है बॉडी का, ठीक है, ये जो सेंटर का पार्ट होता है, यानी कि इसके अंदर क्या आया, हमारा हेड आ जाएगा, और वर्टिब्रल कॉलम्स आ गए, और हमारा रिब केज आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा एक्सियल स्केलेटन होता है। अब बच्चे के अंदर क्या होता है, जो हमारी सैक्रल और कॉक्सिक बोन होती है वो अनफ्यूज्ड फॉर्म में होती है, सैक्रल होती है, ऐसे अडल्ट्स के अंदर क्या बोला जाता है, अडल्ट्स के अंदर उसे एक गिना जाता है, और ऐसे ही कॉक्सिक जो वर्टिब्री होती है वो भी एक गिनी जाती है, बट जो चाइल्ड्स होते हैं उनके अंदर ये क्या होती है, अनफ्यूज्ड फॉर्म में होती है, जिसमें सैक्रल क्या होती है, 5 होती है नंबर में, और कॉक्सिक 4 होती है, यानी कि टोटल हमारा कितना बढ़ जाएगा, इसमें से आप माइनस करके देख लो, तो आपका बढ़ जाएगा इधर 4 और 3, देन 7 बढ़ जाएगा, ठीक है, तो 7 प्लस हो जाएगा। नॉर्मली अडल्ट्स में कितनी एक्सियल स्केलेटन में बोन्स होती हैं, 80 होती है, और 80 में प्लस 7 कर दो तो 87 होता है, तो हमारे चाइल्ड के अंदर 87 बोन होती है, ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन को क्या बोलते हैं हम, आपको बताना है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्प्लीनो
मेगाली। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा FSH स्टैंड्स फॉर, ठीक है। FSH क्या होता है? FSH एक हार्मोन होता है जो कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। इसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकल, फॉलिकुलर नहीं, फॉलिकल ही लिखते हैं हम, सीरियस कर देते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या होता है? बहुत ज्यादा मेजर रोल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। आप इसको पढ़ोगे, इसका क्या फंक्शनिंग होती है, क्या कहता है, जो फॉलिकल्स होते हैं उनको डेवलपमेंट कराता है उनका, और एक फॉलिकल क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल बनता है, फिर उसके बाद उसके ओवा का रिलीज होता है, वहां से कॉर्पस ल्यूटियम फिर फॉर्मेशन होता है। तो ये सब क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से उस फॉलिकल की ग्रोथ होती है, ठीक है। टीयर्स आर प्रोड्यूस बाय, आंसू ग्रंथि द्वारा प्रोड्यूस, ठीक है, हिंदी आप पढ़ लेना। टीयर्स आर प्रोड्यूस बाय, टीयर्स कौन सी ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं? तो होता है हमारा लैक्रिमल ग्लैंड से, लैक्रिमल ग्लैंड से टीयर का प्रोडक्शन होता है। लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी, तो लार्जेस्ट नर्व हमारी बॉडी के अंदर कौन सी होती है? वो होती है हमारी सियाटिक नर्व, सियाटिक नर्व। मेनिंजेस हैव, मेनिंजेस में कितनी लेयर होती हैं? तो मेनिंजेस के अंदर क्या होती है? 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी लेयर होती है अगर उसकी बात किया जाए तो आप ऐसे याद रखना, डैप से, ठीक है, डैप यानी कि, या फिर और बता रहा हूँ ट्रिक में, ये होता है सबसे आउटर होता है ड्यूरा मैटर, बीच में होता है हमारा एरेक्नोइड मैटर, और फिर एकदम अंदर क्या होता है? पाया मैटर होता है। ये डैप से आप याद रख सकते हो इसका सीक्वेंस, ठीक है। ड्यूरा मैटर, ये क्या है? दूर। अगर हिंदी में पढ़ो तो इसे क्या लिखा है? दूर। दूर यानी कि जो सबसे बाहर होता है, हमारे ब्रेन से सबसे दूर होता है, तो ये बाहर वाला को हम बोलते हैं, ठीक है, आउटर होता है ये। और ये पाया मैटर, पाया से पी से याद रख सकते हो पास, तो ये सबसे इनर होता है, ठीक है, इनर, ठीक है। और एक इसमें याद रखना कि ये जो एरेक्नॉइड और पाया के बीच का स्पेस होता है, इसको हम सब एरेक्नॉइड स्पेस बोलते हैं। स्पेस होता है, ठीक है, सब एरेक्नॉइड स्पेस होता है। ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? CSF प्रेजेंट होता है, ठीक है। CSF यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो भी हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है वो इसी जगह पे लगाया जाता है CSF के अंदर, ठीक है। CSF में उसको इंजेक्ट किया जाता है सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर, तो आप ये बात याद रखना। नेक्स्ट फिर हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें से आपको 4 करने हैं, तो यहाँ पे मैं जो इसका टफ लेवल है उस हिसाब से मैं बताऊंगा कि 4 क्वेश्चन कौन से बेस्ट रहेंगे आपके लिए, ठीक है। डिस्क्राइब इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड इट्स रेलेवेंस इन नर्सिंग, तो ये क्या है? हिस्ट्री से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये हिस्ट्री थोड़ा सा मुश्किल होता है याद करने में, तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग? अटेम्प्ट नहीं करेंगे, बट मैंने इसका आंसर लिख रखा है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट मैं यहाँ पे आपके हिसाब से बता रहा हूँ। एग्जाम टाइम में क्या होता है, हमारे पास टाइम भी तो क्रूशियल है ना, सिर्फ 3 घंटे का ही टाइम है, तो वहां पे हमें सोच समझ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसमें अगर फंस गया तो बहुत लंबा फंस जाएंगे, ठीक है। एक्सप्लेन अबाउट द कैविटीज ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में कैविटीज आपको बतानी है, कौन कौन सी कैविटीज होती हैं, तो ये आप सिंपली बता सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ सेल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब इससे लल्लू क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक है। सबसे इजी क्वेश्चन, पहला चैप्टर सेल से, ठीक है, ये आप अटेम्प्ट करो। डिफाइन नोजोकोमियल इन्फेक्शन,
डिस्कस अबाउट द सोर्स ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन यानी कि जो भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के टाइम पे जो इन्फेक्शन हो जाते हैं पेशेंट्स को, वो उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल रहेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड तो सबको ही पता होता है, तो ये भी बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देन है राइट ऑन टाइप्स ऑफ लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या होता है, अक्सर बच्चे क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम को छोड़ देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं लगता है उनको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ना आए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप चाहो तो छोड़ सकते हो। देखो 4 क्वेश्चन एकदम आसान दिए गए हैं आपको पास करने के लिए, ठीक है। बाकी लिम्फ नोड कुछ खास नहीं है, आप इसको भी पढ़ सकते थे, ठीक है, अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आपको आता है तो फिर अब हम इसके सोल्यूशन को देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है, पहले तो वो समझ लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, viruses, fungi, protozoa, algae, ठीक है। The field has evolved over centuries with key discoveries shaping our understanding of disease, infection control and modern medical practices, ठीक है। तो ये क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, हमारी स्टडी होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जिसके अंदर क्या आता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, ठीक है। ये फील्ड क्या है, ऐसा लिखा है कि धीरे धीरे सेंचुरी के हिसाब से वो उसका और ज्यादा डिस्कवरी होती गई, इवोल्यूशन होता गया है, ठीक है। तो और उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज को भी और ज्यादा इम्प्रूवमेंट मिला है, जो कि मेडिकल प्रैक्टिस में मॉडर्न टाइम में हेल्पफुल होता है, ठीक। वो तो हर फील्ड में ही इवोल्यूशन हुआ है, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसके अंदर इवोल्यूशन नहीं हुआ। टाइम के साथ हर चीज में क्या होता है, इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये वही बात लिखी थी। अब ये हम लोग देखते हैं हिस्ट्री। अर्ली हिस्ट्री क्या रहती है इसकी, बिफोर 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी से पहले क्या होता है, डिजीज वर बिलीव टू बी कॉज्ड बाय बैड एयर और सुपर नेचुरल फोर्सेस। यानी कि पहले के टाइम पे 17वीं सदी में, 17th सेंचुरी थी, उसमें ऐसा माना जाता था कि जो भी डिजीज होती है वो बैड एयर या फिर सुपर नेचुरल फोर्सेस, यानी कि जो भी अंधविश्वास होता है ना, अदृश्य शक्तियां होती हैं, ऐसा माना जाता है, उसकी वजह से होता है, ठीक है। पहले क्या था, 17वीं सदी तक कोई भी नॉलेज नहीं थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पॉइंट के डिस्कवरी एरा। अब 17th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, डिस्कवरी हुई। एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने जो है 1670s में इन्वेंट किया था माइक्रोस्कोप को, ठीक है। और माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया गया माइक्रोस्कोप के थ्रू, जहां से एनिमल क्लूज मिले, ये वाटर और सलाइवा के अंदर। देन फिर आई हमारी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज कब आई, 19th सेंचुरी के अंदर जर्म थ्योरी आई। उसको किसने दिया, लुईस पाश्चर ने। लुईस पाश्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को दिया। डिसप्रूव्ड स्पॉन्टेनियस जनरेशन, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज फर्मेंटेशन एंड डिजीज, ठीक है। ये ऐसा माना गया, इन्होंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या होता है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, सड़ना, ठीक है। और डिजीज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से। फिर उसके बाद आया रॉबर्ट कोच, ठीक है। रॉबर्ट कोच ने क्या किया, डेवलप कोच पोस्टुलेट टू लिंक स्पेसिफिक माइक्रोब्स टू स्पेसिफिक डिजीज। इन्होंने क्या किया, एक स्पेसिफिक पोस्टुलेट बनाया जिसके अंदर क्या, कोई स्पेसिफिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उससे स्पेसिफिक डिजीज हो रही थी, उन्होंने आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाइड बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स एंड कॉलेरा। तो इन्होंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया बैक्टीरिया को जो कि रिस्पॉन्सिबल है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ठीक है। इसीलिए देखो ट्यूबरकुलोसिस को क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस को हम एक और नाम से जानते हैं, कोच डिजीज, ठीक है। हम लोग कोच डिजीज के नाम से भी जानते हैं ट्यूबरकुलोसिस को।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की गोल्डन एज 19th और 20 सेंचुरी के 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इसका डेवलपमेंट हुआ। ये गोल्डन एज रहा माइक्रोबायोलॉजी की। डिस्कवरी ऑफ मैनी पैथोजेंस, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, जैसे कि रेबीज की वैक्सीन किसने बनाई थी? लुइस पास्चर ने, ठीक है। तो ये वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ। कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी वजह से डिजीज होती है, ठीक है। देन क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ एसेप्टिक टेक्निक्स, जोसेफ लिस्टर, फाउंडेशन फॉर इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी, ये सब का पता चला, ठीक है। इम्यूनोलॉजी क्या होती है? हमारा इम्यून सिस्टम की स्टडी को कहते हैं। वायरोलॉजी यानी कि जो वायरस की स्टडी होती है। बैक्टीरियोलॉजी यानी कि बैक्टीरिया की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है? मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कब आई हमारी? 20 से 21st सेंचुरी जो अभी चल रही है उसके बीच में। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स, सबसे पहले एंटीबायोटिक कौन सी डिस्कवर हुई थी? तो हुई थी पेनिसिलिन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है 1 नंबर में, ठीक है। पेनिसिलिन किससे डेवलप हुई थी? पहली एंटीबायोटिक कौन सी डेवलप हुई थी? तो वो पेनिसिलिन थी। किसने डेवलप की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। एडवांसमेंट इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स फॉर पोलियो, हेपेटाइटिस, कोविड-19, इन सब की वैक्सीन्स का डेवलपमेंट हुआ। इमर्जेंस ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड न्यू इन्फेक्शियस डिजीजेस, कुछ नई इन्फेक्शियस डिजीजेस का भी आई इसके अंदर। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को भी और ज़्यादा डेवलप किया गया, इमर्ज किया गया। देन अब इसका रेलिवेंस क्या है हमारा नर्सिंग में, इसको हम क्यों पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी, अब वो हम समझते हैं। माइक्रोबायोलॉजी प्लेज अ critical role in nursing as nurses are at the front line of infection control, disease prevention and patient care। क्या होता है? हमें इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि जब नर्सेस क्या होती हैं हॉस्पिटल में काम कर रही होती हैं तो उनका बहुत सारे इन्फेक्शियस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे उनका एक्सपोजर होता है, ठीक है। उनसे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती हैं, पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती हैं, जिसको ऑलरेडी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से, और पेशेंट की के अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसको कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो उसको कैसे पेशेंट केयर प्रोवाइड करना है, डिजीज़ का प्रिवेंशन बताना है। अब क्या होता है कि नर्सेस को हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड करना होता है, तो उसके अंदर भी हेल्पफुल रहता है कि हम लोग पेशेंट्स को कैसे समझा सकते हैं कि डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट करना है, इन्फेक्शन कैसे कंट्रोल करना है, ये सब चीज़ों की को हम लोग को करना होता है, इसलिए हमें माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाई जाती है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग पैथोजेंस हेल्प इन प्रिवेंटिंग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। अगर हम पैथोजेंस को समझ सकते हैं कि हाँ कौन सी जगह पे कौन से पैथोजेंस पाए जा सकते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से बचने के लिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ हैंड हाइजीन, स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, और हमें क्या होता है हैंड हाइजीन बहुत ज़्यादा हम लोग को प्रायोरिटी होती है, ठीक है। कुछ भी प्रोसीजर करना है उसके पहले हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, उसके बाद में हैंड हाइजीन मेंटेन करना है। पेशेंट से एक्सपोजर हो रहा है तो उसके पहले भी हैंड हाइजीन करना है, मतलब हैंड वॉश करना है, एंड देन उसके बाद भी हैंड वॉश करना है या फिर हैंड्स को सैनिटाइज करना होता है। स्टेरिलाइजेशन जैसे कि ओटी वगैरह के अंदर क्या होता है, जितने भी वॉश पीस होते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जितने भी जो भी मशीनें होती हैं, वो सब क्या होता है स्टेरिलाइजेशन उनका करना होता है। ट्रॉली जो प्रिपेयर हो रही होती है ओटी के अंदर उसको भी स्टेरिलाइज रखना होता है। तो उसके लिए ये सब हमें पढ़ाया जाता है ताकि हमें पता हो इम्पोर्टेंस कि अगर एक छोटा सा एरिया भी अगर हमसे बच गया तो वहाँ पे कितने बैक्टीरियाज हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, जो कि बाद में पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें बताई जाती हैं। एंटीबायोटिक्स स्टेवर्डशिप,
क्या है, नॉलेज ऑफ माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंश्योरिंग रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब ये पता होना चाहिए कि ना कि कौन से माइक्रोब्स के लिए कौन सी एंटीबायोटिक्स देनी है, एंटीवायरल देनी है, और कौन से जो माइक्रोब्स होते हैं उन पे कौन सी एंटीबायोटिक्स नहीं असर करेंगी, तो ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। हेल्प्स नर्सेस एजुकेट पेशेंट ऑन कंप्लीटिंग एंटीबायोटिक कोर्स, और उसके क्या साइड इफेक्ट्स रहते हैं, ऐसा ये सब चीजें मतलब पूरा टोटल हमें एंटीबायोटिक के बारे में बताना होता है। इम्यूनाइजेशन एंड डिजीज प्रिवेंशन, अब इम्यूनाइज भी करना होता है नर्सेस को, क्या होता है जो ग्राउंड वर्क करती हैं, फील्ड वर्क करती है, उनको क्या होता है इम्यूनाइजेशन भी परफॉर्म करना है डोर टू डोर जाके, ठीक है, तो वहाँ पे भी हेल्पफुल होता है। ये लिखा हुआ है, नर्सेस एडमिनिस्टर वैक्सीन्स, एजुकेट द पब्लिक ऑन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उसको भी याद होना चाहिए पूरा। अंडरस्टैंड माइक्रोबियल बेसिस ऑफ वैक्सीन एंड हर्ड इम्यूनिटी। वुंड केयर एंड एसेप्टिक टेक्निक्स, वुंड केयर भी परफॉर्म करना होता है नर्सेस को, तो वुंड केयर के टाइम पे क्या होता है, हमारे थ्रू भी क्या होता है इन्फेक्शन फैल सकता है, या फिर पेशेंट के थ्रू हमें इन्फेक्शन हो सकता है, तो वहाँ पे एक बैरियर हमें परफॉर्म करना होता है, एक बैरियर लगाना पड़ता है ताकि ना हमसे उसको हो ना उसे हमसे हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें वुंड केयर की टेक्निक्स पता होनी चाहिए। एसेप्टिक टेक्निक्स जो होती हैं जैसे कि गाउन पहनना, ड्रेसिंग वो होता है, ग्लव्स ग्लव्स को पहनना, हैंड वॉश करना, ये सब चीज़ें क्या होता है एसेप्टिक टेक्निक्स के अंदर आएंगी। आईवी इंसर्शन के टाइम पे, कैथेटराइजेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो यूटीआई के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लैब टेस्ट इंटरप्रिटेशन, नर्स ऑफन कलेक्ट एंड हैंडल स्पेसिमेंट्स, जो भी स्पेसिमेंट्स होते हैं जैसे कि ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, स्पूटम सैंपल, तो वो सब भी नर्स कलेक्ट करती हैं, तो उनको क्या होता है उसे हैंडल करने का तरीका पता होना चाहिए कि हाँ उसको कैसे हैंडल करना है, ये नहीं कि उसके थ्रू और ज़्यादा इन्फेक्शन फैला दे। Understanding basic microbiology help interpret lab reports and observe signs of infection। अगर थोड़ा भी माइक्रोबायोलॉजी पता होगी तो उससे क्या होगा, लैब रिपोर्ट्स को भी हम लोग थोड़ा सा समझ पाएंगे और हम साइंस ऑफ इन्फेक्शन भी पेशेंट के अंदर समझ पाएंगे, ठीक है, इसीलिए हम लोग को ये पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, पेशेंट एंड कम्युनिटी एजुकेशन, वही हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, जैसे एजुकेट पेशेंट अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, कैसे डिजीज ट्रांसमिट होती हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है आपका, फीको ओरल रूट होता है, ऐसे ऐसे कौन सी डिजीज कैसे ट्रांसफर होती है, तो उसके बारे में एजुकेट करना होता है पेशेंट को। ये सब क्या होता है प्रिवेंशन के अंदर आता है, हेल्थ एजुकेशन के अंदर आ जाता है। हाइजीन प्रैक्टिसेस के बारे में बताना होता है, प्रिवेंशन बिहेवियर के बारे में उनको समझाना होता है, प्रिवेंटिव बिहेवियर कैसा रहता है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन था पर ये काफी लंबा हो गया क्योंकि ये इतना ही हो सकता है, इसलिए मैंने कहा इसको आप लोग एग्जाम में छोड़ भी सकते हो, ठीक है, अटेम्प्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा ब्रीफली लिखा हुआ है, आप चाहो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हो, डायग्राम भी बना सकते हो अगर आपसे बन जाता है तो। वैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मिनिमम मतलब मैक्सिमम आपको 2 से 2.5 पेज के अंदर करना होगा, ठीक है। Body cavities. The human body cavities are spaces within the body that contains and protect organ, internal organ. They are mainly divided into 2 major types. ठीक है, तो क्या होता है बॉडी कैविटीज, क्या होती है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है एक स्पेस होता है, हॉलो स्पेस होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो कि क्या करता है, ये कैविटी क्या करती है प्रोटेक्ट करके रखती है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। तो हमारी बॉडी कैविटी क्या है 2 टाइप से मेनली डिवाइडेड है, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। हमारी बॉडी कैविटी 2 टाइप से डिवाइडेड होती है, पहली होती है डॉर्सल, ये बैक साइड होती है, यानी कि जो हमारे पीछे का पोर्शन होता है उसे हम डॉर्सल कैविटी बोलते हैं, और आगे का जो पोर्शन होता है उसे हम वेंट्रल बोलते हैं, ठीक है। ये आपको एनाटॉमिकल टर्म्स के अंदर मैंने पहले बता रखा है, मेरी सबसे पहली वीडियो थी एनाटॉमी की एनाटॉमिकल टर्म्स पे, तो उसमें मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन किया था। डॉर्सल क्या होता है, जो पीछे की साइड हमारी कैविटी होती है, या जो पीछे अगर कोई भी चीज प्रेजेंट है तो उसे हम डॉर्सल बोलते हैं। तो डॉर्सल कैविटी यानी कि जो हमारी बॉडी के पीछे की साइड जो कैविटी होगी उसे हम डॉर्सल कैविटी बोलेंगे, और वेंट्रल कैविटी जो हमारी आगे की साइड जो भी कैविटी होगी उसे हम वो बोलेंगे, ठीक है। डॉर्सल कैविटी
डोर्सल कैविटी भी दो तरह से डिवाइडेड होती है, क्रेनियल कैविटी और स्पाइनल कैविटी या वर्टिब्रल कैविटी भी आप बोल सकते हो। क्रेनियल कैविटी के अंदर क्या होगा, हमारा ब्रेन होता है क्रेनियल कैविटी के अंदर, और स्पाइनल कैविटी के अंदर क्या रहेगा, हमारा स्पाइनल कॉर्ड रहेगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। देन मेंटल कैविटी क्या होती है, ये तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है। ऊपर से आप देखो, पहले थोरैसिक रीजन आता है, थोरैसिक कैविटी, देन एब्डोमिनल रीजन होता है तो एब्डोमिनल कैविटी, देन फिर क्या होता है, पेल्विक रीजन होता है तो पेल्विक कैविटी होती है। थोरैसिक कैविटी में क्या होता है, आपको सिंपल, आपने बायोलॉजी पढ़ रखी है 12th क्लास तक, आपको पता है कि लंग और हार्ट होते हैं हमारे थोरैसिक कैविटी के अंदर। एब्डोमिनल कैविटी में जो जीआई के मेन जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मेन पार्ट है वो सब होते हैं मेनली। तो ये क्या रहता है, हमारा स्टमक रहेगा, लिवर, इंटेस्टाइन, किडनीज। ठीक है, किडनीज भी हमारी एब्डोमिनल कैविटी में होती है। पेल्विक कैविटी के अंदर क्या आएगा, हमारा यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड रेक्टम, ये हमारा आएगा पेल्विक कैविटी में। तो ये तीन कैविटी हुई। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिख रखा है, डोर्सल प्रोटेक्ट्स दी नर्वस सिस्टम। डोर्सल कैविटी क्या करती है, नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखती है, और वेंट्रल क्या करती है, होल्ड मेजर ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग, डाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन। वेंट्रल कैविटी के अंदर क्या रहता है, हमारे जो भी मेन ऑर्गन्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए, डाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, वो रहते हैं। ठीक है, वेंट्रल कैविटी के अंदर, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल से। ठीक है, तो सेल का स्ट्रक्चर क्या रहता है, उसको समझने के लिए आपको यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना रखा है। तो सबसे आउटर में क्या रहेगा, हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर ये जो क्या होता है, फ्री पॉइंटेड टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, राउंड टाइप का, उसे हम राइबोसोम बोलते हैं। राइबोसोम है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस होता है सेंटर में, जो कि मेन ब्रेन ऑफ सेल भी बोल सकते हो न्यूक्लियस को। ठीक है, तो हम लोग पहले ये थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये लाइन तो आप याद रखना एकदम अच्छे से, कि सेल क्या होती है, हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि सेल जो होती है हमारी स्मॉलेस्ट, ठीक है, यूनिट होती है हमारी बॉडी की। क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, अगर ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाती हैं मिलके, तो वो फॉर्म करती हैं क्या, ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म करती हैं टिश्यू को, एक टिश्यू। अब कई सारे जो ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यूज होते हैं वो फॉर्म करते हैं हमारे ऑर्गन का, सिमिलर टिश्यूज। सिमिलर टिश्यूज क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं ऑर्गन। ठीक है, एक मिनट रुकना। सिमिलर टिश्यूज क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं ऑर्गन का, और ऑर्गन मिलके क्या करते हैं, पूरा हमारी बॉडी बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसीलिए वजह से हम सेल क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट रहती है, इसीलिए हम इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। अब सेल के पार्ट्स हम लोग को देख लेते हैं। तो पहला पार्ट होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, आउटर बाउंड्री होती है सेल की, एक सेल का एक स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखती है, और प्लस जितने भी हमारे जो सेल के ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनिल्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट। अब इसके थ्रू क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा थिन लेयर होती है, इसके थ्रू क्या होता है, कुछ सब्सटेंस इधर उधर आ जा सकते हैं, जैसे डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो भी ये लिक्विड वाला अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, ये पूरा एक लिक्विड पोर्शन होता है, इसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये क्या है, जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल कंटेन्स ऑल सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स को अपने अंदर रखता है। ठीक है, और ये क्या होता है, एक फ्लूइड लाइक होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। अगर यहीं पे अगर बात की जाए तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं साइटोसॉल।
ठीक है। और ये सेल ऑर्गेनेल्स, इन दोनों को मिला के ही हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म बनता है। सेल ऑर्गेनेल्स प्लस साइटोसॉल इज इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, इसको हम कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं या फिर ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे मैंने कहा, ये पूरी सेल को कंट्रोल करती है। इसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है ना डीएनए। डीएनए क्या होता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स जो इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये क्या करती है, एनर्जी का प्रोडक्शन करती है, एटीपी का फॉर्मेशन करती है सेल के बाकी सारे ऑर्गेनेल्स के फंक्शनिंग के लिए। राइबोसोम, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बिल्ड बनाता है, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को, ठीक है, मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं स्मूथ पे, और रफ यानी कि वहाँ पे थोड़ा सा रफ सरफेस होगा तो वहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स क्या होता है, ऐसे बहुत ज़्यादा पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, छोटा छोटा राउंड स्ट्रक्चर होता है। अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट है तो वो क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर ये एब्सेंट है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस क्या होता है, गोल्जी एपरेटस का क्या काम होता है, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। ये क्या करता है, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन में इसका रोल होता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या करता है, डाइजेस्ट करता है वेस्ट को, जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है उसका डाइजेशन ये करता है लाइसोसोम। तो ये था सेल का स्ट्रक्चर। आपको अगर और डीपली पढ़ना है तो उसकी भी मेरे चैनल पे वीडियो है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट के अंदर ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, तो वहां पे आप और डिटेल में इसको समझ सकते हो। डिफाइन नोजोकोमियल इन्फेक्शन, तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन था, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया, इट इज ऑल्सो नोन एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। सॉरी, ये क्या होता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। इज अ इन्फेक्शन दैट अ पेशेंट डेवलप्स आफ्टर 48 आवर्स ऑफ बीइंग एडमिटेड टू अ हेल्थ केयर फैसिलिटी। ये क्या होता है, एक इन्फेक्शन होता है जो कि पेशेंट के अंदर डेवलप होता है 48 घंटे के अंदर उसके एडमिट होने के, ठीक है, which was not present and or incubating at the time of admission। वो क्या होता है, हमारे जब पेशेंट एडमिट हो रहा था तब वो प्रेजेंट नहीं था, वो क्या पेशेंट के एडमिट होने के 48 घंटे के बाद होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोई इन्फेक्शन होता है जिसे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। ये इन्फेक्शन कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, तो ये हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में, क्लिनिक्स में और अदर हेल्थ केयर सेटिंग्स जो भी होती हैं वहाँ पे ये हो सकते हैं। सोर्सेस क्या रहते हैं इस नोजोकोमियल इन्फेक्शन के, तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन का पहला तो सोर्स है एंडोजीनस। एंडोजीनस सोर्स जैसे कि पेशेंट के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उसकी वजह से, मतलब एंडोजीनस यानी कि खुद के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं अगर उनकी वजह से होता है, ठीक है। Patient's own microorganism cause infection due to weakened immunity और invasive procedure। जैसे कि पेशेंट की मान लो स्किन पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहीं पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम अगर वीक होता है, या फिर इन्वेजिव प्रोसीजर जैसे कि मान लो इंजेक्शन लगाई जा रही है तो वहाँ पे स्किन में क्या हुआ, एक कट मान लो बहुत छोटा सा फाइन कट हो गया तो उसके थ्रू बॉडी के अंदर
वो जा सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसलिए जब भी जो भी इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की जाती है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा एक्सोजीनियस सोर्सेस। एक्सोजीनियस सोर्सेस क्या रहते हैं? एक्सोजीनियस सोर्सेस जैसे कि मान लो हेल्थ केयर पर्सनल्स, जैसे हेल्थ केयर पर्सनल्स कौन कौन से हो गए? कंटामिनेटेड हैंड्स एंड क्लोथिंग ऑफ डॉक्टर, नर्स एंड अदर स्टाफ। जैसे कि मान लो डॉक्टर, नर्स या फिर अदर जो भी स्टाफ्स होते हैं उनके कंटामिनेटेड हैंड्स या क्लोथिंग की वजह से अगर कोई मान लो इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे वो क्या होगा? हमारा एक्सोजीनियस के अंदर आएगा, वो पेशेंट के थ्रू नहीं हुआ। या फिर मान लो कोई अदर पेशेंट था, उसकी वजह से कोई पेशेंट के अंदर क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड और कॉलोनाइज्ड पर्सन। हॉस्पिटल एनवायरनमेंट जैसे कि मान लो हॉस्पिटल में जो भी फर्श है, इक्विपमेंट्स हैं, कोई फूड, वाटर, ये सब में अगर कोई मान लो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, ठीक है। मेडिकल डिवाइसेस जैसे कि मान लो कैथेटर, वेंटिलेटर, आईवी लाइंस या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनकी वजह से अगर मान लो इन्फेक्शन हो जाए तो वो हो गया। कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शंस यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि मेनली जो हॉस्पिटल के अंदर कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि आपका पहला तो है यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, मान लो कोई सर्जरी थी, वहाँ उस साइट पे इन्फेक्शन हो गया, पस का फॉर्मेशन होने लग गया, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं। ये मेनली देखा जाता है। निमोनिया होता है वेंटिलेटर की वजह से। अक्सर क्या होता है, पेशेंट अगर मान लो बहुत लंबे टाइम से वेंटिलेटर पे होता है तो उसके अंदर निमोनिया कॉमन होता है। ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे कि मान लो आईवी लाइन पड़ी हुई थी बहुत टाइम से, आईवी कैथेटर पड़ा हुआ था, कैन्युला लगा हुआ था, तो उसकी वजह से भी हो जाते हैं इन्फेक्शन। तो अब इसके प्रिवेंशन के लिए आपको क्या करना होगा? आपको हैंड हाइजीन अच्छे से करना है, यानी कि हैंड वॉशिंग अच्छे से करना है, स्टेलाइजेशन करना है जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आइसोलेशन यानी कि पेशेंट को क्या करना है? दूर रखना है बाकी पेशेंट से। जो भी एक प्रॉपर गाइडलाइन होती है कितने डिस्टेंस पे बेड होने चाहिए एक हॉस्पिटल के अंदर, बीच में कर्टन्स होने चाहिए, तो वो आइडियली होना चाहिए। प्रॉपर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स का अच्छे से यूज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड का क्या कंपोजिशन होता है ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, इसलिए मैंने बहुत इसको ब्रीफली रखा है, ज्यादा मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाला हुआ है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, आप प्लेलिस्ट एक बार चेक करो, ठीक है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू डेट कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स। ब्लड क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू है जिसके मेनली क्या होते हैं? दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो प्लाज्मा होता है, दूसरा की फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट बोले तो यानी कि ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, ब्लड सेल्स होती हैं। अब यहाँ पे हम बात करें अगर जो हमारा प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा एक लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड होता है जो कि 90% वाटर होता है। बाकी इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। प्रोटीन क्या होता है? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। ये एल्ब्यूमिन क्या होता है? ये सबसे ज्यादा मोस्टली होता है एल्ब्यूमिन। ग्लोबुलिन होता है, तो ग्लोबुलिन का क्या काम होता है, और फाइब्रिनोजन होता है उसका क्या काम होता है? ग्लोबुलिन का काम क्या होता है? इम्यूनिटी बिल्ड करता है ये, ठीक है, ग्लोबुलिन। और फाइब्रिनोजन क्या होता है? हमारा क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर। ये कॉमन चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन्स और भी बहुत सारे होते हैं। हार्मोन्स, एंजाइम्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सब प्रेजेंट होंगे। इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम की आप नॉर्मल रेंज बताना मुझे जरा सा, अगर आपको पता है तो, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, ठीक है। तो सोडियम क्या होता है? उसकी नॉर्मल रेंज रहती है हमारा 135 टू 150 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट्स रहते हैं, ठीक है, ठीक है। सोडियम इतना होता है। देन पोटेशियम के
पोटेशियम क्या रहता है 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट होता है पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। सब यूनिट याद रखने की कोई जरूरत नहीं, यूनिट से छेड़छाड़ नहीं की जाती है, मेनली यही रेंज से होता है जो भी, ठीक है। तो सोडियम कितना होता है 135 to 150, पोटेशियम रहता है 3.5 to 5, ओके। देन फिर नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स क्या होती हैं हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को और क्या बोलते हैं, तो आरबीसी को और हम जानते हैं एरिथ्रोसाइट्स के नाम से, एरिथ्रोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या होती हैं हमारी, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो इनको ये हम बोलते हैं, इन नाम से जानते हैं। रेड ब्लड सेल्स क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन कैरी करती हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन कैसे होता है, ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही कैरी करता है, इसका एक्सचेंज करवाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं हमारी, फाइट करती हैं इन्फेक्शन से और प्रोवाइड करती हैं इम्यूनिटी। प्लेटलेट क्या करती है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होती है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग एक में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड क्या है, वैसे टाइप्स ऑफ लिम्फ नोड पूछा था तो मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लिम्फ नोड्स आर स्मॉल बीन शेप्ड स्ट्रक्चर दैट फिल्टर्स लिम्फ एंड हेल्प फाइट इन्फेक्शन, ठीक है। लिम्फ नोड क्या होता है, एक स्मॉल बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि लिम्फ को फिल्टर करता है और इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्पफुल रहता है। दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर लोकेशन इन दी बॉडी। तो बॉडी के अंदर जिस जिस लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं उसी हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। मेजर टाइप्स कुछ मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि होता है सर्वाइकल लिम्स। सर्वाइकल लिम्स कहाँ होगा, तो सर्वाइकल यानी कि जो हमारा नेक वाला रीजन होता है उसको हम सर्वाइकल बोलते हैं, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। ये क्या कहता है, ड्रेन स्काल्प फेस एंड हेड नेक। तो ये माँ का जो भी ड्रेन आता है हमारा लिम्फ का, उसको ये फिल्टर करता है। एक्सिलरी लिम्फ नोड, एक्सिलरी लिम्फ नोड यानी कि एक्सिला में पाया जाए। एक्सिला किसे बोलते हैं, हम आर्मपिट को बोलते हैं। तो ये क्या करता है, आर्म्स, चेस्ट वॉल और ब्रेस्ट का जो भी लिम्फ आता है उसको फिल्टर करता है। इंजुइनल लिम्फ नोड, इंजुइनल क्या होता है, इंजुइनल जैसे कि आप इंजुइनल रीजन बोलते हैं, ग्रोइन रीजन बोलते हैं, जो भी हमारा लोअर जो नीचे का एरिया होता है, जेनाइटेलिया जो होता है, साफ साफ बोले रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उधर का जो एरिया है उसको हम ग्रोइन एरिया बोलते हैं। तो वहाँ पे जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं उनको इंजुइनल लिम्फ नोड बोलते हैं, जो कि क्या करता है, लोअर लिम्स, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, लोअर एब्डोमिनल वॉल्स का जो भी लिम्फ आता है उसको ड्रेन करता है। मिसेंट्रिक लिम्फ नोड या फिर इसे हम एब्डोमिनल लिम्फ नोड भी बोलते हैं, ये एब्डोमिनल कैविटी के आसपास पाया जाता है और ये क्या करता है, इंटेस्टाइन और एब्डोमिनल ऑर्गन से जो लिम्फ होता है उसको ड्रेन करता है। थोरेसिक लिम्फ नोड, थोरेसिक लिम्फ नोड क्या होता है, ये मीडियास्टिनम लिम्फ नोड भी बोलते हैं, जो कि हमारे चेस्ट में प्रेजेंट होगा। ये क्या करता है, ड्रेन करता है लंग्स को, हार्ट और थोरेसिक कैविटी को, ठीक है। आपने इतना समझ लिया, बहुत ही सिंपल था ये मैंने कहा, बट बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, पूरा पूरे लिम्फेटिक सिस्टम को ही इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट फिर अब हमारा शुरू होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो अब हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड एक्सप्लेन अबाउट द फंक्शन ऑफ टंग, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, चेंज करते हैं, पैटर्न सेम रहता है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, एक्सप्लेन अबाउट द फंक्शंस, ठीक है। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियाज विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, सब जगह हेल्प ऑफ डायग्राम लगा हुआ है, और फंक्शन, ठीक है, सब जगह सेम क्वेश्चन सेम रहेगा। Describe the structure of female reproductive system with the label diagram. With the label diagram, explain about the function of the female reproductive system. ये भी सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न, ये थोड़ा सा डिफरेंट हुआ यहाँ पे। डिफाइन गैमेटोजेनेसिस, एक्सप्लेन अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, आपको ये बताना है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड एक्सप्लेन अबाउट द फंक्शन ऑफ ब्रेन, ठीक है, आपको ये बताना है।
यहाँ तक ये भी सेम था, बस यही एक क्वेश्चन जो है इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है। बाकी सब वही क्वेश्चन कि एक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कीजिए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड एक्सप्लेन अबाउट द फंक्शंस, सारे क्वेश्चन उसी हिसाब से। पहला क्या था हमारा, टंग का बताना है, देन यूरिनरी ब्लैडर का, पेनक्रियाज का, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, देन ये स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस ये पूछा गया है। देन उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड एक्सप्लेन अबाउट द फंक्शंस ऑफ द ब्रेन। तो चलिए शुरू करते हैं हम अब आंसरिंग, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है, धैर्य रखिए। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ टंग। तो टंग का क्या स्ट्रक्चर होता है इसको हम समझते हैं। टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन दी ओरल कैविटी। टंग क्या होता है हमारा, मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है। इट इज कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन एंड हैज टेस्ट बर्ड ऑन इट्स सरफेस। ठीक, क्या होता है, ये कवर्ड होता है हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन से, और उसमें क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं उसके सरफेस पे। टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं, एक तरह की वो हमारे क्या हो गए, रिसेप्टर्स होते हैं, जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, वहां से हमें क्या पता चलता है, टेस्ट का पता चलता है। यही जो है, जो हमारा टेस्ट होता है उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल्स के अंदर, जो नर्व इम्पल्सेस जनरेट यहीं से होता है, फिर वो हमारे कहा जाता है ब्रेन तक। ये कौन सी नर्व्स के थ्रू होता है, कौन सी क्रेनियल नर्व से हमें टेस्ट का सेंसेशन होता है, ये आप बताना मुझे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके मेन पार्ट्स क्या रहते हैं, तो जो फ्रंट टिप होता है, ठीक है, ये वाला जो आगे का टिप हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं। बॉडी क्या होता है, जो मिडल पोर्शन है, ठीक है, बॉडी ऑफ द टंग, ये जो मिडल पोर्शन है इसे हम बोलते हैं रूट। रूट क्या होता है, जो अटैच्ड होता है हमारे माउथ से। तो ये कहाँ गया, ये लास्ट का जो पार्ट है जो अटैच्ड है हमारे माउथ से, उसे हम रूट बोलते हैं, ठीक है। डॉर्सम क्या होता है, अपर सरफेस होता है, और वेंट्रल क्या होता है, लोअर सरफेस होता है, ठीक है। डॉर्सम क्या हुआ हमारा, जो अपर सरफेस यानी कि ऊपर से जो टंग दिख रही है, और उसके नीचे वाला जो पोर्शन है उसे हम वेंट्रल सरफेस बोलते हैं। फ्रेनुलम, फ्रेनुलम क्या होता है, अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन अंडर द टंग दैट कनेक्ट्स इट टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। एक ये क्या होता है, एक म्यूकस मेम्ब्रेन का एक मान सकते हो फोल्ड की तरह होता है, जो हमारी टंग को नीचे से फ्लोर ऑफ माउथ से कनेक्ट करके रखता है। जैसे आप अपनी जीभ को जब भी ऊपर करके देखिए तो नीचे क्या होता है, एक बहुत छोटा सा लिगमेंट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वो क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से बना होता है, जिससे हमारी टंग अटैच्ड होती है फ्लोर ऑफ द माउथ से, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मसल्स। तो मसल्स कौन सी प्रेजेंट होती हैं टंग के अंदर, तो पहली होती है इंट्रिंसिक मसल। इंट्रिंसिक मसल क्या होती है, कंट्रोल शेप, शॉर्टन, फ्लैटन एंड कर्ल, ठीक है। ये क्या होता है, टंग के शेप को जो है मेंटेन करती है इंट्रिंसिक मसल, और एक्सट्रिंसिक मसल जो होती हैं वो मूवमेंट्स में के लिए हेल्प करती हैं, ठीक है। दो तरह की मसल, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्या काम करती है, शेप, और एक्सट्रिंसिक क्या होती है, मूवमेंट के लिए हेल्प करती है। पेपिलाई ऑफ द सरफेस या पेपिलाई ऑफ द टंग, ये क्या होता है, एक आप कह सकते हो निपल लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं टंग के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सेंसेशन ऑफ टेस्ट, टेम्परेचर एंड टेक्सचर, ठीक है। तो देखते हैं इनके टाइप्स, ये कितने टाइप का होता है। तो पहला होता है फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म क्या होता है, सबसे ज़्यादा नंबर के अंदर होता है, बट यहाँ पे कोई भी टेस्ट बड नहीं प्रेजेंट होता। किसमें होता है, फिलीफॉर्म पेपिलाई में। और जो फंजी फॉर्म पेपिलाई होती है, इसके अंदर क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। बाकी सारे में टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है, बट फिलीफॉर्म में ही नहीं होता, ये पॉइंट आप याद रखना। फंजी फॉर्म क्या होता है, मशरूम शेप्ड का होता है। सरकमवेलेट क्या होता है, लार्ज, सबसे ज्यादा बड़ा एरिया होता है सरकमवेलेट पेपिलाई, और ये बैक साइड होता है, ये ऐसे यहाँ पे जो टंग का लास्ट पार्ट है यहाँ पे ऐसे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं। देन फॉलेट, ये साइड साइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फॉलेट ऐसे इधर साइड टंग के प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन ऑफ टंग, टंग के क्या फंक्शन होते हैं, तो सबसे पहला तो होता है टेस्ट।
contains tongue contains taste buds for sweet, salty, sour and bitter और umami। ठीक है, मेन तो यही चार होते हैं, स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर। ठीक है, तो ये सारा ये कंटेन करता है। देन फिर हमारा क्या है, इसको मैं बता देता हूँ कि टंग का कौन सा पार्ट स्वीट करता है, कौन सा हमारा सॉल्टी करता है, कौन सा सोर और कौन सा बिटर करता है, ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको आप देख लेना, ये टंग के स्ट्रक्चर में मैं बना देता हूँ उसको। तो जैसे जो पीछे वाला एरिया होता है टंग का, वहाँ पे क्या होता है, ये बिटर टेस्ट का सेंसेशन हमें बताता है। ठीक है, बिटर यानी कि अगर कोई कड़वी दवा खाते हो आप, तो आपको पीछे की साइड रख के नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बिटर टेस्ट पीछे ही पता चलता है, आप आगे रख के खाओ। आगे क्या होता है, यहाँ पे सबसे आगे जो एपेक्स ऑफ टंग होता है, वहाँ पे स्वीट टेस्ट सेंसेशन वाले जो होते हैं हमारे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद होता है हमारा सॉल्टी साइड साइड में, देन फिर सोर। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। स्वीट स्वीट एंड सोर समझ सकते हो आप, आगे की तरफ होता है, और बाकी जो हमारा सॉल्टी वाला है और बिटर वाला वो पीछे की तरफ होता है। कई बार क्या होता है हमारे डायग्राम के अंदर हम सिर्फ स्वीट और सॉल्टी को ऐसे आगे करके पूरे एरिया को स्वीट एंड सॉल्टी बताते हैं। ठीक है, ऐसे आप समझ जाना। और दूसरा मेन फंक्शन होता है टंग का स्पीच के अंदर, वर्ड्स को जो है रेजोनेंस प्रोवाइड करने का काम करता है, आर्टिकुलेशन ऑफ द वर्ड्स, वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में हेल्प करता है टंग। swallowing क्या होता है, असिस्ट इन पुशिंग फूड टू दी फेरिंग्स, ये swallowing में भी हेल्प करता है। यहाँ से क्या होता है, फूड का बोलस बनता है और वो हमारे फेरिंग्स की तरफ जाता है, तो टंग उसमें भी हेल्प करती है। च्युइंग और मास्टिकेशन, मूव्स एंड पोजिशंस ऑफ फूड, क्लीनिंग का भी काम करती है। क्लीन्स दी ओरल कैविटी आफ्टर ईटिंग, यानी कि कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ खाया और कुछ पार्टिकल इधर उधर मुंह के अंदर फंसा रह जाता है, तो उसे हम टंग से क्लीन नहीं कर लेते, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि ये क्लीनिंग का भी काम करता है। तो 5 फंक्शन है मेन, टेस्ट, स्पीच, सॉलोइंग, च्युइंगिंग या मास्टिकेशन एंड फिर लास्ट में है क्लीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूरिनरी ब्लैडर से था। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है उसका पहले हम स्ट्रक्चर समझते हैं। यूरिनरी ब्लैडर इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, वो हॉलो यानी कि अंदर से वो खाली खोखला, और वो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि टेम्पोररी स्टोर करके रखता है यूरिन को, जब तक हमें क्या होता है हमारी बॉडी से यूरिन एक्सक्रीट नहीं हो जाती। और यूरिन एक्सक्रीशन के जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्ट्यूरेशन। सॉरी ले लेता हूँ, मिक्ट्यूरेशन। ठीक है, ये क्या होता है, प्रोसेस थ्रू विच वी एक्सक्रीट यूरिन फ्रॉम द बॉडी। ओके, देन इट इज लोकेटेड इन द pelvic cavity। एनाटॉमिकल पार्ट्स क्या होते हैं, एनाटॉमिकल पार्ट्स हमारा इसके होते हैं 4। पहला एपेक्स, बॉडी, फंडस एंड नेक। तो एपेक्स वाला पार्ट क्या हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट एपेक्स है, और ये बीच का जो पोर्शन है ये बॉडी है। देन हमारा क्या है, फंडस, फंडस वाला पार्ट ये जो नीचे फंडस शेप का दिख रहा है ये होता है। देन नेक, नेक कहाँ पे है, नेक ये वाला पोर्शन है। ठीक है, यूरेथ्रा के पहले वाला जो पोर्शन है यहाँ पे देख सकते हो ब्लैडर का, यहाँ पे नेक बन रहा है। ठीक है, जो कि नैरो पार्ट होता है इन दी जो ओपन होता है यूरेथ्रा के अंदर। ठीक है, जो कनेक्ट करता है यूरेथ्रा को। अब फिर हम देखते हैं वॉल्स ऑफ ब्लैडर। ब्लैडर में कितनी वॉल्स होती हैं, तो ब्लैडर जैसे कि हमारा बाकी जो पार्ट होता है उसी की तरह इसके अंदर भी 4 लेयर्स होती हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एंड सीरोसा। मैंने आपको बताया था और जगह पे क्या होता है, एडवेंटिशिया प्रेजेंट होती है, बट जो पेरिटोनियल कैविटी होती है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हम एडवेंटिशिया की जगह पे सिरोसा प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो म्यूकोसा क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है,
जो कि इस ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बनी हुई होती है, जिससे की वजह से स्ट्रेचिंग होती है। सब म्यूकोसा में क्या होता है, ब्लड वेसल्स और नर्व वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। मस्कुलरिस, मस्कुलरिस क्या है, यहाँ पे 3 तरह की स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन कराती हैं एट द टाइम ऑफ मिक्ट्यूरेशन या पैसेज ऑफ यूरिन, ताकि ब्लैडर अच्छे से खाली हो सके। और हमारी जो लास्ट लेयर है सिरोसा, ये क्या होती है, आउटर लेयर है, और ये क्या है, पार्शियली पेरिटोनियल कवरिंग। ठीक है, सिरोसा मैंने बताया जो पेरिटोनियल कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं। अब हम देखते हैं ओपनिंग्स इन दी ब्लैडर। तो ब्लैडर के अंदर कितनी ओपनिंग्स होती हैं, आप ये देख लो। यहाँ पे क्या दिया है, आप डायग्राम में देख लो। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, आप डायग्राम के अंदर एक ओपनिंग यहाँ है, एक यूरेटर की, जो हमारे किडनी से कनेक्ट होता है ना, यूरिन लेके आता है यूरेटर, उसके लिए एक ओपनिंग इधर साइड, एक इधर साइड, यानी कि दोनों किडनी से, एक लेफ्ट एंड राइट से एक एक यूरेटर की ओपनिंग है। देन फिर हमारे यूरेथ्रा की ओपनिंग, यानी कि टोटल कितनी ओपनिंग्स हो गई, 3 ओपनिंग्स हो गई टोटल। ठीक है, टोटल 3 ओपनिंग्स। देखते हैं अब हम नेक्स्ट वही पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, 2 यूरेटर ओरिफिसेस, एंट्री ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी। यहाँ से क्या होता है, यूरेटर के थ्रू जो यूरेटरल ओपनिंग होती है उसके थ्रू क्या होता है, किडनी से यूरिन आती है। 1 इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस, तो इससे क्या होता है, यूरिन जो होती है एग्जिट करती है यूरेथ्रा के थ्रू, यानी कि जो ब्लैडर में स्टोर है, उसके बाद जब उस बाहर निकलना है यूरिन को, तो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर जाती है। दीज फॉर्म अ ट्रायंगल कॉल्ड ट्राइगोन विच इज नॉन स्ट्रेचेबल एंड सेंसिटिव टू फिलिंग। ठीक है, ये क्या बनाती है, ट्राइगोनल शेप बनाती है। ठीक है, ये फालतू पॉइंट है, ठीक है, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो मेन फंक्शन क्या होता है, यूरिन स्टोरेज। ठीक है, मेन यूरिन स्टोरेज का फंक्शन होता है टेम्परली यूरिन को स्टोर करके रखता है। कितनी कैपेसिटी होती है, 4 से 600 ml की इसकी कैपेसिटी रहती है एडल्ट के अंदर। यूरिनेशन, और क्या कराता है, यूरिनेशन कराता है, मिक्ट्यूरेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस कराता है ब्लैडर के अंदर, जिससे कि यूरिन एक्सपेल आउट करती है थ्रू यूरेथ्रा। सेंसरी रोल होता है इसका, डिटेक्ट्स फुलनेस एंड सेंड सिग्नल टू ब्रेन टू इनिशिएट द अर्ग ऑफ यूरिनेशन। ठीक है, जब ये फिल हो जाता है तो इसमें से क्या होता है, एक सेंसरी इम्पल्स जाती है हमारे ब्रेन की तरफ, और वहां से फिर क्या होता है, हमारा यूरिनेशन की अर्ग एक स्टार्ट होती है, जिससे कि हम फिर यूरिन पास करने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियास। ठीक है, पैनक्रियास का था। तो पैनक्रियास क्या होता है, इज अ सॉफ्ट इलोंगेटेड ग्लैंड लोकेटेड इन एब्डोमेन बिहाइंड द स्टमक। ठीक है, स्टमक के पीछे ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट होता है पैनक्रियास। ठीक है, एक सॉफ्ट इलोंगेटेड ग्लैंड होती है, थोड़ा सा लंबा होता है। इट इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो आपको याद रखना है ये पॉइंट, पैनक्रियास क्या है, बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। पार्ट्स ऑफ पैनक्रियास, तो पैनक्रियास के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। ठीक है, हेड में क्या होता है, हेड जो ये आगे का पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं हेड लाइज इन द कर्व ऑफ डुओडेनम। ठीक है, जो डुओडेनम का पार्ट होता है वहां पे ये जो है, ये जो पोर्शन है उसे हम हेड बोलते हैं। देन फिर उसके बाद वाला जो पूरा पार्ट है बॉडी है, लास्ट वाला जो पार्ट है उसको हम टेल बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम टेल बोलते हैं, ये वाला हेड था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लेबलिंग में प्रॉब्लम हुई है। सेंट्रल पार्ट क्या होता है उसे हम बॉडी बोलेंगे, और टेल जो नैरो पार्ट है ये वाला जो है इसको हम टेल बोलते हैं, टेल ऑफ पैनक्रियास। ये क्या होगी, ये बॉडी होगी, और ये क्या है, हेड है जहाँ से अटैच्ड है। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो टेल वाला पोर्शन है वो स्प्लीन को टच करता है। ठीक है,
डक्ट्स, अब यहाँ पे हम देखते हैं डक्ट्स कौन कौन सी होती हैं। मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, डक्ट ऑफ वेसंग runs the length of the pancreas, join the bile duct and open into the duodenum। तो ये कौन सी मेन जो पैनक्रियाटिक डक्ट होती है वो जितनी बड़ी पैनक्रियाज होती है उतना ही बड़ा वो भी होता है, और ये कॉमन बाइल डक्ट से मिलके उसके बाद ये ओपन होता है हमारा डुओडेनम, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है उसके अंदर। और बाकी एसेसरी डक्ट्स होती हैं जिसे हम डक्ट ऑफ सेंट्रोनियर बोलते हैं, और ये मे ऑल्सो ओपन इनटू डुओडेनम, ये भी डुओडेनम के अंदर ही ओपन होती है। टिश्यूज कंपोजिशन, तो टिश्यूज कंपोजिशन क्या होता है, एक्सोक्राइन टिश्यूज मेनली होते हैं 98% कंटेन्स एसाइनर सेल्स दैट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और नेक्स्ट हमारे टिश्यूज होते हैं एंडोक्राइन टिश्यूज, जैसे आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस विच कंटेन्स, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस याद रखना ये इम्पोर्टेंट है, ये क्या है एंडोक्राइन फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से हमको बताना है जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, अल्फा बीटा डेल्टा, ठीक है। तो अल्फा सेल्स क्या सिक्रीट करती है, अल्फा सेल सिक्रीट करती है ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स सिक्रीट करती हैं इंसुलिन, और डेल्टा सेल्स सिक्रीट करती हैं सोमेटोस्टैटिन, ठीक है। ये सिक्रीशन होता है। फंक्शंस ऑफ पैनक्रियाज, फंक्शंस ऑफ पैनक्रियाज तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही फंक्शन हम देखेंगे, ठीक है। एक्सोक्राइन फंक्शन में क्या होता है, डाइजेस्टिव फंक्शन रहता है, और एंडोक्राइन फंक्शन क्या है, हार्मोनल फंक्शन रहते हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन फंक्शन में क्या होगा, ये सिक्रीट करेगा पैनक्रियाटिक एंजाइम्स इनटू डुओडेनम। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स क्या क्या रहते हैं, अमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटेज, ठीक है। अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराता है, लाइपेज क्या करता है, फैट का डाइजेशन कराता है, प्रोटीज क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है। एंजाइम्स हेल्प इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, तो ये सारे जो एंजाइम्स होते हैं ये हेल्प करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को। ये क्या है, मैं सारे क्वेश्चंस आपको एक बार बता दे रहा हूँ, आंसर इसका कैसे करना है एक छोटा सा फॉर्मेट बता दे रहा हूँ, आप और ज़्यादा डीपली भी लिख सकते हो, ठीक है। ये बस मैं एक ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ, बाकी तो हम थ्योरी वाली जो हमारी वीडियोस होंगी उसके अंदर हम कवर करेंगे, ठीक है। एंडोक्राइन फंक्शन, एंडोक्राइन फंक्शन क्या होते रहते हैं, जो भी हार्मोनल फंक्शंस है, जैसे कि मेंटेन्स ब्लड ग्लूकोज ब्लड शुगर लेवल्स, ठीक है। एंडोक्राइन जैसे कि इंसुलिन जो होती है, इंसुलिन मेंटेन करके रखती है ब्लड शुगर लेवल को, ठीक है। इंसुलिन लोअर्स ब्लड ग्लूकोज, ग्लूकागोन रेजेस ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकागोन से क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है, और इंसुलिन क्या करता है, कम करता है, ठीक है। ऑल्सो रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी स्टोरेज, ठीक है। इंसुलिन का ये काम रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, तो उसको भी हम एक शॉर्टली ओवरव्यू देख लेते हैं उसका भी, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है, ठीक है। और इस मेन क्या है, मेन फंक्शंस क्या होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो ये इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में, मेंस्ट्रुएशन में एंड चाइल्ड बर्थ के अंदर, ये मेनली इम्पोर्टेंट होता है। रिप्रोडक्शन यानी कि कोइटस एक्ट हो गया, और बाकी चाइल्ड बर्थ हो गई, ये सब चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन्स मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं आपको डायग्राम के अंदर, तो वहाँ आप देख लो, ये ओवरीज होती हैं, ठीक है, ओवल शेप की होती हैं। इट इज पेयर ऑफ ओवल शेप्ड ग्लैंड्स ऑन आइदर साइड ऑफ यूट्रस, ये यूट्रस होता है। यूट्रस के दोनों साइड में क्या होता है, ओवल शेप के ये ग्लैंड्स होते हैं, ओवरी क्या है, ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करती हैं क्या, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स क्या है, देख लो, फैलोपियन ट्यूब्स क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं ओवरीज को हमारे यूट्रस से, ट्यूब्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द यूट्रस टू ओवरीज, ठीक है, ये यूट्रस से ओवरीज की तरफ आती हैं।
फिम्ब्रिए एट द एंड कैच द ओव्यूलेटेड एग। तो ये जो यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं इसे हम फिम्ब्रिए बोलते हैं, जो कि जब ओव्यूलेशन होता है तो ओवरी से एग रिलीज होता है जिसे ये कलेक्ट कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं। और यहाँ पे फिर क्या है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही हमारा फर्टिलाइजेशन भी होता है। फेलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है तो वो भी आप याद रखना, एम्पुला में होता है। ठीक है, एम्पुला के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। देन है हमारा यूट्रस। यूट्रस क्या होता है, इसे हम वोम भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, पियर शेप का मस्कुलर ऑर्गन होता है। पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन लाइंड विथ एंडोमेट्रियम विच थिकन्स फॉर द इम्प्लांटेशन। ठीक है, ये क्या होता है, एंडोमेट्रियम, इसकी जो अंदर की लेयर होती है इसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। मिडल लेयर जो मस्कुलर लेयर होती है उसे हम मायोमेट्रियम बोलते हैं, और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम पेरीमेट्रियम भी बोलते हैं। ठीक है, और जब क्या होता है, प्रेगनेंसी वहाँ पे इम्प्लांटेशन होना होता है तो ये एंडोमेट्रियम क्या होती है, थिक हो जाती है। और ये जब थिक हो जाती है तो इसे हम एंडोमेट्रियम ना बोल के डेसिडुआ बोलते हैं। ठीक है, डेसिडुआ लेयर बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस एंडोमेट्रियम ही होती है। ये क्या करती है, सपोर्ट करती है फीटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्यों, कैसे सपोर्ट करती है, तो यहीं से क्या होता है, हमारा प्लेसेंटा अटैच्ड होता है, यहीं पे हमारा एम्ब्रियो अटैच्ड होता है, फिर वो ग्रो करता है तो प्लेसेंटा भी यही अंदर की लेयर से ही अटैच्ड रहता है। सर्विक्स, सर्विक्स क्या होता है, ये जो नैरो वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, इसे हम सर्विक्स बोलते हैं। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, सर्विक्स, इसे हम सर्विक्स बोलते हैं। लोअर नैरो पार्ट ऑफ यूट्रस डेट ओपन्स इनटू दी वजाइना। ठीक है, जो लोअर नैरो पार्ट होता है, ठीक है, जो कि वजाइना के अंदर ओपन होता है उसे हम सर्विक्स बोलते हैं। ये प्रोड्यूस करता है म्यूकस एंड डायलेट्स ड्यूरिंग लेबर। क्या करता है, ये मेनली म्यूकस प्रोड्यूस करता है सर्विक्स। जब मान लो कंसेप्शन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है स्पर्म एंड ओवम का, तो यहाँ पे ये म्यूकस बैरियर बना लेता है। ठीक है, म्यूकस बहुत ज़्यादा यहाँ का थिक हो जाता है जिससे कि दोबारा से कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है, वापस से कोई भी स्पर्म अंदर नहीं एंटर ही कर पाते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, जब बर्थ होनी होती है, बेबी की बर्थ होनी होती है एट द स्टार्ट ऑफ लेबर, तो पहली स्टेज ऑफ लेबर ही यही होती है कि सर्विक्स का डायलेशन होता है, यानी कि ये फैलना शुरू हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा वजाइना। वजाइना क्या है, वजाइना इज अ मस्कुलर कैनाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम सर्विक्स टू वल्वा। वल्वा क्या होता है, जो हमारा एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है, यानी कि एक्सटर्नल जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसे हम वल्वा बोलते हैं। तो ये वजाइना क्या होता है, सर्विक्स से लेके वल्वा तक मस्कुलर कैनाल होती है, उसे हम बोलते हैं। रिसीव्स पेनिस ड्यूरिंग इंटरकोर्स एंड सर्व्स एज बर्थ कैनाल। तो जब इंटरकोर्स हो रहा होता है तो ये पेनिस को रिसीव करती है और सर्व करती है एज अ बर्थ कैनाल। बेबी क्या होता है, इस वेजाइना के थ्रू ही बाहर आता है, बर्थ कैनाल हम वेजाइना को बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो ये उतना ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट है, तो मैंने ऐसे बस नाम लिख दिया, बाकी आप पढ़ सकते हो अपने से। इसके अंदर क्या क्या होता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लेटोरिस, यूरेथ्रल एंड वेजाइनल ओपनिंग्स होती हैं, कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। बार्थुलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, बार्थुलिन ग्लैंड एंड स्किनीज ग्लैंड, ये दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। प्लस यहाँ पे एक हाइमेन, एक म्यूकोजल लेयर होती है, बहुत हल्की सी थिन लेयर होती है हाइमेन, वो भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर आ गया। देन फिर हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अब हम फंक्शंस देखते हैं। तो फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है, ओवम का प्रोडक्शन। ओवम क्या करती है, हर साइकिल पे, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल पे एक एग रिलीज करती है। ठीक है, ओव्यूलेशन के टाइम पे। हार्मोन सिक्रीशन, हार्मोन कौन कौन सा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन होता है ताकि जो भी साइकिल है और प्रेगनेंसी है उसे रेगुलेट किया जा सके। फर्टिलाइजेशन साइट होती है
फेलोपियन ट्यूब्स में क्या होता है, स्पर्म और एग्स का मीटिंग होता है, वहां पे ही फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, शेडिंग ऑफ द यूटेराइन लाइनिंग्स इफ नो फर्टिलाइजेशन अकर। तो क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो टूट के बाहर निकलती है। प्रेगनेंसी सपोर्ट, यूट्रस प्रोवाइड एनवायरनमेंट फॉर फीटस। तो यहाँ पे क्या होता है, यूट्रस के अंदर क्या होता है, फीटस का ग्रोथ हो रहा होता है, तो ये एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है फीटस के लिए, और वहाँ से ही न्यूट्रिएंट्स और जो भी ब्लड है, ऑक्सीजन है, ये सब बच्चे को मिलता है, यूट्रस के थ्रू ही मिलता है। ठीक है, तो बर्थ प्रेगनेंसी सपोर्ट करता है। चाइल्ड बर्थ, वेजाइना सर्व्स एज पैसेज ड्यूरिंग डिलीवरी, तो ये चाइल्ड बर्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है हमारा जो सेक्सुअल फंक्शन। सेक्सुअल फंक्शन क्या होता है आपको अच्छे से पता है, ठीक है। वेजाइना एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स प्ले अ रोल इन इंटरकोर्स एंड एराउजल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था गैमेटोजेनेसिस से। गैमेटोजेनेसिस के अंदर हमारा दोनों आ जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। The gametogenesis is a biological process by which gametes, यानी कि gametes क्या होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं जैसे कि स्पर्म एंड ओवम, इनका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है या फॉर्मेशन होता है इन दी गोनाड्स। गोनाड्स क्या होते हैं, मेल के अंदर क्या होता है, टेस्टिस होता है, एंड फीमेल के अंदर ओवरीज होती है, जो इसे हम गोनाड्स बोलते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। थ्रू मियोसिस इन मेल it is called spermatogenesis, यानी कि formation of the sperm, and in female it is called oogenesis, formation of ovum, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप हमारा क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस के मैंने स्टेप्स लगा रखे हैं, ब्रीफली इसको समझाने की मैं कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। ये बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, तो इसे एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझाते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया होता है, स्पर्मेटोगोनियम होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, उससे क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट होने के बाद क्या होता है, डॉटर सेल्स बनती हैं, जो कि हमारा क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। देन उसके बाद मियोसिस सेकेंड होता है, और फिर हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है, फिर इस स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, आप ऐसे याद रखना। और जो oogonia होता है, oogonia यानी कि हमारा जो oogenesis है, oogonia ये क्या होती है, स्टेम सेल्स होती हैं, इससे ही जो है अच्छा oogonia स्टेम सेल्स जो होता है, ये हमारा बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो जाता है, ड्यूरिंग फीटल लाइफ में ही पहला माइटोसिस होता है, माइटोसिस के बाद डॉटर oogoनियम बनता है, फिर उसकी ग्रोथ होती है, देन प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, फिर आफ्टर प्यूबर्टी मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट से क्या होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocytes का फॉर्मेशन होता है आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। देन फिर अगर हमारा मियोसिस सेकेंड तभी होता है जब हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, और तभी जाके पूरा हमारा oogenesis कंप्लीट होता है, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है स्पर्म एंड ओवम का, तब जाके हमारा सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है और ओवम बनता है, ठीक है। ये मैंने बहुत शॉर्टली बताया, है तो ये बहुत बड़ा टॉपिक, पर उतना टाइम नहीं है अपने पास, इसलिए हम बस शॉर्ट में ही सारी चीज़ों को समझेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ब्रेन का स्ट्रक्चर हमको समझना है, ठीक है। ब्रेन क्या है, ह्यूमन ब्रेन इज द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, हमारा सीएनएस का पार्ट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, लोकेटेड विथ इन द स्कल, जो हमारा जो बोनी केज होता है जिसके अंदर ब्रेन होता है, उसे हम स्कल बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा स्केलेटल सिस्टम के अंदर। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स।
ये ब्रेन क्या है हमारा, 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है हमारा, सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। डिवाइड होता है ये 2 हेमिस्फेयर में। 2 हेमिस्फेयर कौन कौन से, राइट और लेफ्ट, ठीक है, एक साइड राइट और एक लेफ्ट साइड। और इसके अंदर 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, ठीक है, 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। एक और होता है, वो यहाँ पे नहीं दिया है और वो शायद आपके यूज के लिए भी नहीं है, ठीक है, जिसे हम इमोशनल ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, और उसे छोड़ दो, ठीक है। तो ये 4 लोब्स मेनली होते हैं, जैसे हमारी बोन्स होती हैं, जहाँ जहाँ पे फ्रंटल जो बोन हुई उसके पीछे जो हमारा ब्रेन का पार्ट हो उसे फ्रंटल पार्ट बोलेंगे, और जो हमारा पैराइटल बोन के नीचे वाला पार्ट है उसे हम पैराइटल लोब बोलेंगे। और ऐसे ही टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल लोब भी होते हैं। फंक्शंस क्या रहेंगे इसके, कंट्रोल करेगा वॉलेंट्री एक्शंस को, थिंकिंग, लर्निंग, स्पीच। वॉलेंट्री एक्शंस, थिंकिंग, लर्निंग, स्पीच, ये सब कंट्रोल करता है। इमोशन, मेमोरी एंड सेंसरी प्रोसेसिंग, ये सारा काम मेन जो है हमारा सेरिब्रम ही करता है। क्या क्या जो भी वॉलेंट्री एक्शंस है हमारा, थिंकिंग, लर्निंग, स्पीच, इमोशन, मेमोरी एंड सेंसरी प्रोसेसिंग, ये सारा सेरिब्रम करता है। नेक्स्ट है हमारा सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है, सेरिबेलम लोकेटेड बिलो सेरिब्रम, सेरिब्रम के नीचे प्रेजेंट होता है। डायग्राम के अंदर देख सकते हो ये सेरिबेलम है, ठीक है, सेरिब्रम ऊपर वाला पार्ट है और ये सेरिबेलम है। अपीयर्स व्रिंकल्ड एंड स्मॉलर, ये छोटा पार्ट होता है। फंक्शन इसका होता है, मेन फंक्शन इसका रहता है बैलेंस और पोस्चर का, और कोऑर्डिनेट्स वॉलेंट्री मसल मूवमेंट, जो भी वॉलेंट्री मसल मूवमेंट होता है उसको थोड़ा हेल्प करता है। मेन इसका फंक्शन बैलेंस और पोस्चर का होता है। नेक्स्ट हमारा है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के अंदर 3 पार्ट आते हैं, ठीक है। ब्रेन स्टेम है, ये क्या करती है, कनेक्ट करती है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। जो ब्रेन स्टेम वाला पार्ट है, यहाँ से आप देख लो, ये वाला जो पार्ट है डायग्राम के अंदर, ये क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है। इसके अंदर क्या क्या आता है हमारा, मिड ब्रेन आता है, पॉन्स आता है और मेडुला ओब्लोंगेटा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये हाइपोथैल थोड़ा सा यहाँ पे लेबलिंग गलत दी हुई है, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस ये वाला पार्ट होता है, ये थैलेमस होता है, कॉर्पस कैलोसम ऊपर दिया हुआ है, ये ब्रेन स्टेम का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो हमारा पार्ट है इसे हम मिड ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। ये मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है, देन ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, फिर ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम छोड़ो, आप ऐसे समझ लो कि ब्रेन स्टेम में क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, और ब्रेन स्टेम का काम क्या होता है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन होता है, पॉन्स होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। फंक्शन क्या रहता है इसका, कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और डाइजेशन, ये सारे जो हैं फंक्शन ये परफॉर्म करता है। क्या क्या, इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे कि ब्रीदिंग हो गया, हार्ट बीट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया और डाइजेशन। अदर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जैसे कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सब चीज़ें भी आप जान लो। कॉर्पस कैलोसम क्या होता है, ये कनेक्ट करता है लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर को, अलाउइंग कम्युनिकेशन बिटवीन देम। जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर होता है हमारा सेरिब्रम का, उसको कनेक्ट करने के लिए कॉर्पस कैलोसम होता है। थैलेमस क्या होता है, रिले सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। तो यहाँ से जो होता है थोड़ा आके इम्पल्स अपने अपने एरिया की तरफ यहाँ से जाता है, ठीक है, इसलिए इसको रिले सेंटर भी हम बोलते हैं। हाइपोथैलेमस का मेन रोल रहता है, ये रेगुलेट करता है टेम्परेचर को, थ्रस्ट को, हंगर को, स्लीप एंड हार्मोनल कंट्रोल वाया पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करके रखता है हाइपोथैलेमस, ये आपको पता होगा, ठीक है। और ये बाकी सारी चीज़ें रेगुलेट करता है, हंगर, थ्रस्ट, टेम्परेचर, स्लीप। स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, ट्रांसफर करती है सिग्नल बिटवीन ब्रेन एंड द बॉडी। तो ब्रेन से जो भी सिग्नल्स आते हैं उसको बॉडी के अंदर ट्रांसफर हमारा स्पाइनल कॉर्ड करती है, ठीक है। ओवरऑल फंक्शन ऑफ द ब्रेन, तो ब्रेन के क्या क्या फंक्शन हुए, सेंसरी प्रोसेसिंग यानी कि टच, साउंड, साइट, स्मेल, टेस्ट, मोटर कंट्रोल, मेमोरी एंड लर्निंग,
डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है, इमोशंस और मेंटेनिंग होमोस्टेसिस, और जो भी इंटरनल बॉडी बैलेंस है वो भी ब्रेन ही हमारा मेंटेन करके रखता है, और रेगुलेटिंग वाइटल फंक्शनिंग जैसे कि ब्रीथिंग हो गया, हार्ट बीट हो गई, ये सब कुछ आपको पता है ब्रेन हमारी पूरी बॉडी ही कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पेपर पूरा कंप्लीटली खत्म।